फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत की सीरीज करा रहा हूं और आज मैं इसका भाग 13 लेकर हाजिर हूं। मैं इसके भाग 1 से लेकर भाग 12 तक पहले ही इसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको जिस नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स बहुत ही आईएएस और पीसीएस आरओ एआरओ से सिलेक्टेड लोगों के हैं। इसलिए आपको एक बार पढ़ने के बाद कहीं पर भी आपको किसी भी बुक्स या नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको कंप्लीट यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो पर और आप कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से बाहर। मैं आपको मुगल डायनेस्टी मैंने पिछले लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बाबर का जन्म कैसे हुआ, बाबर कैसे अफ़गान और किस तरीके से वो अफ़गान पर उसने शासन किया, फिर भारत पे आया, भारत पे उसने आक्रमण किया, भारत पे शासन किया। उसी सीरीज में आज मैं उसके बेटे हुमायूं के बारे में बताऊंगा और उससे आगे शेरशाह के बारे में भी बताऊंगा और आगे भी इसके जो मुगल डायनेस्टी के बारे में पूरा संपूर्ण वीडियो का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको 100% समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल का जागीरदार था। यानी जब बाबर की मृत्यु हुई थी तब हुमायूं जो था वो संभल का जागीरदार था और बाबर ने मरने से पहले उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि जब बाबर की मृत्यु से पहले हुमायूं कहाँ का जागीर था? संभल का। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। अगला है कि बाबर ने मरने से पहले अपना जो उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित कर दिया था और उससे उसके भाइयों को विभिन्न क्षेत्र में शासन करने हेतु बुला देने के लिए उसने बोला था कि आप और भी जितने भी भाई हैं वो और अपने दूसरे भाइयों को बांट दीजिएगा। बाबर की इच्छा के अनुसार उसके राज का प्रशासनिक विभाजन 4 पुत्रों में हुआ, ठीक है ना। पहला, हुमायूं को मिला दिल्ली एवं आगरा। हुमायूं को क्या मिला? दिल्ली एवं आगरा। दूसरा उसका पुत्र था कामरान को मिला काबुल एवं कंधार, जिसे आप वर्तमान में अफगानिस्तान में हैं। तीसरा पुत्र था जिसका नाम था अस्करी को मिला संभल। क्या मिला अस्करी को? संभल। और चौथा पुत्र था हिंदाल, जिसको मिला था अलवर, ठीक है ना। तो यानी कि बाबर ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य को 4 प्रशासनिक विभाजनों में अपने चारों पुत्रों को बांट दिया था। हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। अब देखिएगा, अब हम समझेंगे कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कलिंजर पर आक्रमण। किस पर? कलिंजर पर आक्रमण। हुमायूं ने पहला जो युद्ध लड़ा वो लड़ा कलिंजर पर आक्रमण किया 1531 ईस्वी में। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? बांदा में। और बांदा कहाँ पर आता है? बुंदेलखंड में। बांदा कहाँ पर आता है? बुंदेलखंड में। तो यानी कि हुमायूं ने जो अपना पहला आक्रमण कलिंजर पर किया था और हुमायूं का जो पहला जो सैनिक अभियान था वो बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। उस समय कलिंजर का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। यह अभियान उसका असफल रहा, मतलब सक्सेस नहीं रहा। हुमायूं का ये जो अभियान है वो सफल नहीं रहा। उसके बाद हुमायूं ने जो अगला युद्ध लड़ा उसका नाम था दोहरिया का युद्ध। क्या नाम था उसका? दोहरिया का युद्ध। हुमायूं ने जो अगला युद्ध लड़ा उसका नाम था दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में लड़ा था। यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था और इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। महमूद लोदी वही लोदी वंश का था जो बहलोल लोदी का पुत्र था। बहलोल लोदी
का ही वंशज था ये। और इसमें क्या हुआ, दोहरिया का युद्ध जो 1532 में हुमायूं ने लड़ा और इसमें हुमायूं की जीत हुई और अफगान शासक महमूद लोदी जो था वो हार गया। ठीक है ना। अगर अगले युद्ध की बात करें तो हुमायूं ने जो अगला युद्ध लड़ा वो था चुनार पर घेरा डाला 1532 ईस्वी में ही। उस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां का अधिकार था। किसका अधिकार था? शेर खां। हुमायूं 4 मई तक किले को घेरा रहा, लेकिन चुनार के शासक ने हार नहीं मानी और दूसरी तरफ गुजरात के शासक बहादुर शाह का दबाव राजस्थान पर पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने चुनार के शासक शेर खां से समझौता कर लिया, परंतु समझौता हो जाने के पश्चात शेर खां ने स्वयं हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने लड़के कुतुब खां के नेतृत्व में एक सेना हुमायूं की सेवा में छोड़ दी। ठीक है ना। अगला जो हुमायूं ने संघर्ष किया वो था बहादुर शाह से संघर्ष। कब किया? 1535 से लेकर 1536 ईस्वी में। उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह दिल्ली को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था। यानी कि जो उस समय जो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसकी ये बहुत बड़ी एम्बिशन थी कि वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर ले। और उसने तुर्की के एक प्रसिद्ध तोपची को बुलवाया। टर्की से उसने एक प्रसिद्ध तोपची को बुलवाया। तोपची मतलब जो तोप खाना का मालिक होता था, जो तोपें चलाता था। रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोप खाना उसने तैयार कर लिया था। किसने कर लिया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह कहाँ का था? गुजरात का शासक। क्यों किया था? क्योंकि वो दिल्ली को जीतना चाहता था। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण हुमायूं ने बहादुर शाह पर अटैक कर दिया, क्योंकि हुमायूं जान गया कि ये मुझ पर अटैक करने वाला है, इसलिए उसने बहादुर शाह पे आक्रमण कर दिया। इसमें गुजरात शासक बहादुर शाह पराजित हुआ और वो हार गया। हुमायूं ने मांडू तथा चंपनेर किले को जीत लिया। इस प्रकार हुमायूं ने गुजरात में भी जीत लिया, मांडू एवं चंपानेर के किले को जीत लिया। आ रहा है ना फ्रेंड्स समझ में? अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला जो युद्ध लड़ा हुमायूं ने वो काफ़ी फेमस था, जिसका नाम था चौसा का युद्ध। ये हुआ था 27 जून 1539 को। यह युद्ध अफगान शासक शेर खां, जिसको शेर शाह सूरी, तथा हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं बहुत ज़्यादा पराजित हुआ, बुरी तरीके से पराजित हुआ था। शेर शाह सूरी, जिसे शेर खां भी बोलते हैं, ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया तथा निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से उसने जान बचाई थी। हुमायूं इतनी बुरी तरीके से चौसा के युद्ध में हारा कि वो घोड़ा सहित गंगा की नदी में कूद गया अपनी जान बचाने हेतु, और उसकी निजाम की जो जान है वहाँ के एक भिश्ती ने बचाई, जिसका नाम निजाम था। और हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था। जब वो लौट कर शासक बना था तो उसने एक दिन के लिए भिश्ती को दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा नामक यह स्थान वर्तमान में बिहार प्रदेश के बक्सर जिले में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये चौसा का जो युद्ध है वो है कहाँ पर एक्यूरेट चौसा, तो चौसा जो है ना वो बिहार प्रदेश के बक्सर जिले में स्थित है। अगला जो युद्ध हुआ, क्योंकि हुमायूं एंड शेर शाह सूरी की बिल्कुल कट्टर दुश्मनी थी, और जब तक वो जिंदा रहा उसने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को टिकने नहीं दिया, इसको भागना पड़ा था। जब वो मर गया तब वो लौटकर वापस आया था। तो अगला जो युद्ध हुआ जो हुआ बिलग्राम का युद्ध, जिसकी टाइमिंग है 17 मई 1540। कितनी है? 17 मई 1540। यह युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया और इसमें हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ। इसमें भी हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया। बिलग्राम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है।
याद रखिएगा, जो बिलग्राम है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। वो छोड़कर कहाँ भाग गया? सिंध भाग गया। शेर शाह सूरी ने इस प्रकार दिल्ली एवं आगरा पे अपना अधिकार कर लिया और शेर सूर वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि हुमायूं तो भाग गया यहाँ से, भारत छोड़ के सिंध चला गया। तो शेर शाह का दिल्ली से लेके आगरा पे अधिकार कर लिया और उसने अपने नए नाम से सूरवंश की स्थापना की। अब तो हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और वो सिंध भाग गया, तो उसको निर्वासन काल स्टार्ट हो गया। निर्वासन काल में हुमायूं का कैसा समय बीता उसके बारे में जानते हैं। बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद प्रारंभ में हुमायूं ने सबसे पहले अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ शरण ली। पहले तो भाग के अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ उसने शरण ली। हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। अमरकोट में ही हमीदा बेनो ने अकबर को जन्म दिया। याद रखिएगा, अकबर की माँ हमीदा बानो ने अकबर को जन्म कहाँ दिया था? अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ। अमरकोट से हुमायूं ने फिर ईरान पहुंच गया और ईरान के शाह के यहाँ उसने शरण ली। 1545 में हुमायूं ने कांधार और काबुल पर फिर से अधिकार कर लिया। ईरान पहुंचने के बाद वो अपनी युद्ध की तैयारी करने लगा और 1545 में हुमायूं ने कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने 1555 में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त कर लिया। क्यों कर लिया था? क्योंकि शेर शाह सूरी मर गया था। अब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपने वंश का नाम रखा सूरवंश, जो कि मूल रूप से अफगान थे, इसलिए इनका बोलते हैं द्वितीय अफगान राज्य। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। अब देखिए शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म 1472 में हुआ। हालांकि कई लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन डॉक्टर कानूनगो के अनुसार ये 1486 मानते हैं। जन्म स्थान शेर शाह सूरी का जो हुआ वो हुआ नारनौल परगाना बजवाड़ा में। पिता का नाम था हसन सूर। पिता का नाम क्या था? हसन सूर। इनके पिता का जो नाम था वो था हसन सूर। इनके जो पिता का नाम क्या था? हसन सूर। ठीक है ना, इनके पिता का नाम था हसन सूर। आगे देखते हैं शासन इन्होंने कब तक किया। जो इनका जो शासन का जो टाइमिंग रहा, शासन का जो, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा जूमिंग हो गई। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इनके जो पिता का नाम था वो था हसन सूर। क्या था? हसन सूर। इन्होंने शासन कब किया? 1540 से 1545 ईस्वी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। ओनली 5 ईयर्स। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। बिहार के सूबेदार बहार खां लोहिनी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां, जिसे मोहम्मद शाह बोलते थे, की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी पत्नी, उसी राजा की पत्नी से विवाह कर लिया और वो बिहार का राजा बन गया। शेर खान ने चौसा के युद्ध में 1539 के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया एवं शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को उसने पूरी तरीके से पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार कर लिया और उसने दिल्ली में इस प्रकार द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना कर ली। शेर शाह सूरी के क्या विजय अभियान रहे उनके बारे में हम समझते हैं। शेर शाह सूरी ने क्या क्या विजय अभियान चलाए उनके बारे में समझते हैं। गख्खार प्रदेश पर, किस पर? गख्खार प्रदेश पर शेर शाह ने 1541 में आक्रमण किया, क्योंकि शेर शाह का उद्देश्य बेलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्ग को सुरक्षित करना था। सबसे पहले तो शेर शाह सूरी ने गद्दी पर बैठते हुए एक बहुत अच्छा काम किया, उसने गख्खार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। गख्खार प्रदेश पर आक्रमण करने का कारण क्या था? क्योंकि वो चाहता था कि जो बेलन दर्रा और पेशावर से आने वाले मार्ग है उससे कोई आ और जा ना पाए।
दूसरा कारण ये था कि जो गख्खार जाति थी वो मुगलों के प्रति वफादार थी, मुगलों की पूरी तरीके से हेल्प करती थी। यद्यपि शेर खां गख्खारों को हरा नहीं पाया, फिर उसने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग बनवाया जिसका नाम उसने रखा रोहतासगढ़। क्या रखा उसने? रोहतासगढ़। ठीक है ना। उसने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग बनाया और उसका नाम रखा रोहतासगढ़। 1543 में रायसीन पर उसने आक्रमण किया और वहां के शासक पूरनमल को धोखे से इसने हत्या कर दी। यह शेर शाह के चरित्र पर कलंक था। पहले तो शेर शाह को बहुत अच्छा शासक मानते थे, बहुत बढ़िया वफादार और बहुत ही न्यायी मानते थे, लेकिन जब 1543 में उसने रायसीन पर आक्रमण किया और वहां के शासक पूरनमल की उसने धोखे से हत्या करा दी, तब से ये शेर शाह के चरित्र पर यह कलंक लग गया। इस घटना के बाद शेर शाह के बेटे ने कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना। 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस आक्रमण के लिए शेर शाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका होता। क्योंकि शेर शाह सूरी था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो चाहता था कि दिल्ली से लेके आगरा और बिहार तक तो मेरा राज्य है ही, तो ऐसा ना हो कि मैं राजस्थान पे भी अपना अधिकार कर लूं। इसलिए उसने मारवाड़ के शासक मालदेव पे आक्रमण किया। मालदेव तो मारा गया, लेकिन उसके जो राजपूत शासक दो थे जिसका नाम था सरदार जैता और कुप्पा, इन्होंने इनकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अब शेर शाह सूरी डर गया कहीं में, क्योंकि राजस्थान में होता था बाजरा, इसलिए उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका होता। 1545 में शेर शाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध चलाया और इस समय कलिंजर का शासक था कीरत सिंह कलिंजर, जो कि बुंदेलखंड बादा में है। इस अभियान में शेर शाह का उक्का नामक आग्नेयास्त्र से गोला फेंक रहा था, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और ये कहा जाता कि अगर शेर शाह सूरी की मृत्यु ना होती तो वो आगे वो मुगलों को भारत में आने ही नहीं देता, ये मानते हैं। शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए क्या क्या सुधार हैं? हालांकि उसने सिर्फ 5 साल तक ही शासन किया और उसने उसमें बहुत सारे युद्ध भी लड़े, लेकिन उन्होंने क्या क्या सुधार किए उसके बारे में हम समझते हैं। शेर शाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था, मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेर शाह ने बंगाल के सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया था। उसने एक नया पद बनाया जिसका नाम था सिकदार का पद, और यह एक सैनिक अधिकारी होता था। दूसरा उसने पद बनाया मुंसिब मुस्फान, ये भी एक सैन्यायिक अधिकारी होता था, और सिकदार का पद एक सैनिक अधिकारी था। शेर खान से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वह है कि उनकी लगान व्यवस्था में उसने मुख्य रूप से रैयतबाड़ी शुरू की थी। शेर शाह की जो लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतबाड़ी थी, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छी, मध्यम एवं खराब। जरीमाना एक भूमि सर्वेक्षण शुल्क हुआ करता था शेर शाह के समय। महासिलाना ये कर संग्रह शुल्क हुआ करता था। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी एवं मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। चौधरी एवं मुकद्दम को उसने नियुक्त किया था गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। शेर शाह सूरी का सबसे फेमस काम यह है कि शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण पर बहुत बल दिया। शेर शाह सूरी मार्ग, जिसे वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड या जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, जिसको उस समय सड़के आजम कहते थे। बाद में इसको ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रख दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट।
इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का था, और दूसरा तांबे का दाम, चांदी का रुपया और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का हुआ करता था, दो सिक्के चलवाए थे। याद रखिए, एक तो चांदी का रुपया चलवाया उसने शेर शाह सूरी ने, चांदी का रुपया, और दूसरा जो उसने चलवाया वो चलवाया तांबे का दाम। कानून गो ने शेर शाह सूरी के लिए कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम परंतु अंदर से हिंदू था। कानून गो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बताया कि वो बाहर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से वो हिंदू था। शेर शाह के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह उर्फ जलाल खां 1545 में सम्राट बना। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र फिरोज शाह 1553 में मात्र 12 वर्ष की आयु में सुल्तान बना। परंतु फिरोज शाह के सगे मामा आदिल शाह ने अपने नाबालिग भांजे की हत्या कर दी और खुद सम्राट बन बैठा। आदिल शाह एक अयोग्य और आलसी शासक था, इसलिए हैमू नामक एक बनिए को अपना संपूर्ण भार उसने सौंप दिया। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हैमू। कौन बना? हैमू। असली नाम था इसका हेमचंद्र। जन्म स्थान हुआ था इसका अलवर में। मूल निवासी था ये रेवाड़ी का। राज्य की सेवा में सर्वप्रथम उसे माप तौल करने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली थी। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया तथा हैमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए उसने नियुक्त किया। आदिल शाह के शासक बनते हुए हैमू को प्रधानमंत्री बनाया गया। आदिल शाह की निष्क्रियता ने हैमू को यह मौका दे दिया कि वह भारत का शासन संभालने लगे, क्योंकि आदिल शाह तो बहुत ही लेजी टाइप का था। हैमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें वो 22 लड़ाइयों में सफलता मिली। हैमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हैमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी और ऐसी उसने 14वीं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा था। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट राजा था। हैमू की बता दें कि हैमू के बारे में और मैं आपको बता दूं कि हैमू के साथ ही अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 में हैमू के नेतृत्व में अफगान सेना तथा उधर से अकबर की तरफ से बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच लड़ा गया। दिल्ली और आगरा के हाथ से चले जाने पर दरबारियों ने बैरम खां को सलाह दी कि हैमू इधर भी बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर है यहाँ से काबुल चला जाए, लेकिन बैरम खां ने ये बात नहीं मानी। हैमू की सेना संख्या और शक्ति दोनों बढ़ चढ़कर थी। पुर्तगालियों से मिली तोपों का उसे बड़ा अभियान था, लेकिन युद्ध से पहले ही उसका तोपखाना जो था वो मुगलों के पक्ष में चला गया था, वरना वो जीत जाता, क्योंकि उसके जो तोपखाना आके थे वो मुगलों की तरफ चले गए थे। इसके बावजूद भी 5 नवंबर को हैमू ने मुगल दल में भगदड़ मची। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हैमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन इसी समय उसकी आंखों में एक तीर लग गया जो भेजे के भीतर घुस गया। वह संज्ञा खो बैठा और नेता के बिना सेना भगदड़ मच गई। और अब हम समझते हैं, ये तो हैमू और अकबर के पानीपत की द्वितीय के बारे में मैंने बताया। अब देखते हैं कि हुमायूं द्वारा उसने कैसे भारत पे अपने पुनः राज्य की प्राप्ति की। 1545 में हुमायूं ने काबुल एवं कंधार पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1555 में उसने लाहौर पे भी अधिकार कर लिया। मच्छीबारा का युद्ध 15 मई 1555 में उसने यह सतलज नदी किनारे हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीम खां एवं तातार खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई और मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले उसने काबुल और कंधार लिया, फिर लाहौर लिया और फिर उसने पंजाब ले लिया। सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1555।
यह युद्ध अफगान एवं मुगल सेना के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था, जिसमें अफगान सेना पराजित हुई। सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। 23 जुलाई 1555 में हुमायूं पुर्तगालों की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांट दिया था। अब हम पढ़ते हैं महान शासक अकबर के बारे में, जो कि मुगल काल का बहुत अच्छा शासक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। जन्म हमने बताया था जब हुमायूं निर्वासन काल के दौरान था, उसी समय सिंध के अमरकोट के राजा वीर सिंह के यहाँ हुआ था। अगर अकबर की माँ की बात करें तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, पिता हुमायूं थे। इनकी अगर मृत्यु बताएं तो मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1605 में पेचिस की बीमारी के कारण। किसकी वजह से? पेचिस की बीमारी के कारण। अकबर का पूरा नाम था जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का राज्य जब से 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर, जिसे गुरदासपुर में है, बैरम खां के द्वारा हुआ था। राज्याभिषेक मिर्जा अब्दुल कासिम ने बैरम खां की देखरेख में किया था। किसने किया था? मिर्जा अब्दुल कासिम ने बैरम खां के नेतृत्व में। बैरम खां को अकबर का वजीर नियुक्त किया गया था। बैरम खां से पूर्व अकबर का संरक्षक अस्करी था। कौन था? अस्करी। पहले अकबर का जो संरक्षक था वो अस्करी था, बाद में बैरम खां को नियुक्त कर दिया था। बैरम खां के बारे में पढ़ते हैं कि बैरम खां है क्या। अकबर का संरक्षक बैरम खां एक तुर्क था जो कि फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। वह 16 वर्ष की आयु में हुमायूं की सेवा में आ गया था और उसने कन्नौज के युद्ध में भाग भी लिया था। इसे अकबर ने अपना वजीर नियुक्त किया था और खाने खाना और याक फादर की उपाधि से विभूषित भी किया था। 1556 से लेकर 1560 तक 1556 से लेकर 1560 तक का समय बैरम खां की संरक्षता का समय था। उस समय अकबर नवनियुक्त सम्राट था, नया राजा था, इसी कारण वास्तविक शासन बैरम खां के पास ही रहा, यानी उसने 4 साल तक खुद शासन किया। बाद में बैरम खां अकबर के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, तब अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दे दिया। मक्का जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर अफगानों के एक दल ने उस पर आक्रमण कर दिया और मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने बैरम खां को मार डाला। मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मच्छीबारा के युद्ध में मारा था, इसलिए उसने उसको मार दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हेमू विक्रमादित्य के साथ हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है अकबर के वजीर एवं संरक्षक बैरम खां एवं मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ था और मारा गया था। इसके बाद है तिलवाड़ा का युद्ध। अकबर का संरक्षक बैरम खां अकबर के वयस्क होने के बाद भी शासन की बागडोर स्वयं अपने पास रखना चाहता था। इसी कारण बैरम खां ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और दोनों के बीच एक तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित हो गया। ठीक है, अकबर और बैरम खां के बीच भी युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। अकबर ने बैरम खां की विधवा से विवाह कर लिया एवं बैरम खां का पुत्र जो अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब देखते हैं पर्दा शासन। पर्दा शासन क्या है? यह घटना अकबर से जुड़ी है। 1560 और 64 के बीच अकबर शासन में अकबर के परिवार की जो महिलाएं, मुख्य रूप से जो हरम की स्त्रियां थीं, वे प्रभावशाली रहीं। इस कारण इस काल को हम पर्दा शासन कहते हैं। जो 60 और 64 के बीच का जो समय है, उस समय अकबर के परिवार की जो महिलाएं थीं वो एक्चुअली में
शासन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी, उनकी बहुत दखल अंदाजी थी। जिन्हें हरम की स्त्रियां जो थी वो बहुत ज़्यादा शासन पे प्रभावशाली रहीं। इस कारण इस काल को उन्होंने पर्दा शासन कहा है। पर्दा शासन के अंतर्गत महिम माहिम अनगा, हमीदा बानो बेगम इत्यादि थे। माहिम अनगा के प्रभाव के समय को कुछ इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन भी कहा है। अकबर का राजस्व सिद्धांत। अकबर के राजस्व सिद्धांत के अनुसार राजा के पद को देवीय देन माना गया एवं राजा को देवीय प्रकाश माना गया, जिसके आगे सबको झुकना अनिवार्य था। उसने मतलब राजा जो था, जो सम्राट था, उसको देवीय बना दिया। राजा से बड़ा कोई नहीं, सबको झुकना अनिवार्य था। अकबर का राजत्व उदार निरंकुश अकबर का जो राजत्व था उसका मूल उद्देश्य था उदार निरंकुशता पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था पर उसमें कट्टरवाद का थोड़ा प्रभाव कम था। शासक जनहित संबंधी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। प्रजा के लिए पितृत्व प्रेम, सत्य असत्य का विवेक आदि शामिल था। अब अगर हम आगे बात करें कि अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से उसने अभियान युद्ध लड़े, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अकबर ने चलाया मालवा अभियान। साम्राज्य विस्तार, अकबर ने सोचा कि मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना है। इसी क्रम में अकबर ने पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया। बाज बहादुर संगीत और कला का बहुत प्रेमी था। मालवा की राजधानी थी सारंगपुर। इस अभियान में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे अदम खां एवं पीर मोहम्मद खां। मालवा का शासक बाज बहादुर हार गया एवं भागकर बुरहानपुर में शरण ली। बाज बहादुर की परम सुंदरी पत्नी रूपमती ने अपने सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से मृत्यु को अपनाया। यानी जो बाज बहादुर की जी बहुत ही परम सुंदरी पत्नी थी रानी रूपमती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। इसके बाद अकबर ने दूसरा अभियान चलाया जिसको बोलते हैं गोंडवाना या गड़कटंगा अभियान, जो कि उसने 1564 में चलाया। गोंडवाना की राजधानी थी चौरागढ़। गड़कटंगा गोंडवाना प्रदेश जो कि जबलपुर के पास का क्षेत्र था। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर नारायण राजा बना, लेकिन वास्तविक शासक उसकी मां रानी दुर्गावती के हाथ में थी। अकबर साम्राज्य में कड़ा यानी इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान ने दमोह के पास रानी दुर्गावती को हरा दिया। पराजित होने के बाद रानी दुर्गावती बंदी बनाए जाने के भय से उसने स्वयं को छुरा था वो घोंप कर उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली और गड़कटंगा पर अकबर का राज्य स्थापित हो गया। यानी पहले अकबर ने मालवा पे अपना अधिकार किया, फिर गोंडवाना वहां की रानी दुर्गावती को हराकर अपना राज्य बढ़ाया। अब अकबर ने राजस्थान की तरफ अपना ध्यान दिया। अकबर की राजनीति दमन, सहयोग एवं समझौते पर आधारित थी, जो अलग अलग 3 चरणों में विभाजित थी। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था, क्योंकि अकबर जानता था कि अगर हिंदुस्तान में शासन करना है तो राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वो लीनियंट रहता था राजपूतों के प्रति। तो पहला उसने चरण चलाया राजस्थान में 1572 तक का। इस चरण की जो नीति थी वो दमन की नीति थी। अपनाकर राजपूतों पर उसने आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी पहली नीति में उसने तो अपना दमन चलाया, डर दिखाया। दूसरा जो चरण उसने चलाया 1572 और 78 तक, इस चरण में राजपूतों से साम्राज्य विस्तार में उसने सहयोग प्राप्त करने की नीति मनवाई कि आप हमारा सहयोग कीजिए। इस चरण में राजपूत शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करना भी उसका उद्देश्य था। तीसरा स्टेप उसने 1578 के बाद का था। इस नीति में उसने हिंदू और मुस्लिम धर्म के कारण जो उत्पन्न हुए विरोध का निराकरण वैवाहिक संबंधों के द्वारा की जाने की झलक मिलती है। उसने तीसरे स्टेप में ये माना कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर वैवाहिक संबंध
स्थापित हो जाएं तो हमारे बीच जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएगा और वो हमारे साम्राज्य विस्तार में सहयोगी होंगे। राजस्थान पे आक्रमण या अभियान के उसके क्या कारण थे वो समझते हैं। राजस्थान पर प्रभुत्व एक साध्य का साधन था। गुजरात और मालवा तक पहुंचने का मार्ग राजस्थान से ही होकर जाता था। अगर उसको गुजरात और मालवा जाना है तो राजस्थान तो पार करना ही पड़ेगा। इन दोनों प्रदेशों पर नियंत्रण के लिए उसने राजस्थान पर काबू करना जरूरी समझा। दूसरा पॉइंट है, राणा उदय सिंह ने मालवा के पदच्युत शासक बाज बहादुर और संभल से भागने वाले मिर्जा को शरण देकर अकबर को ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि वो उनके राणा उदय सिंह उनकी हेल्प कर रहे थे, जिसके कारण अकबर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। साम्राज्य के विस्तार एवं स्थायित्व के लिए राजपूतों का दमन एवं मित्रता आवश्यक थी। वो दोनों नीति अपना रहा था, एक तो तरफ से दमन भी कर रहा था और दूसरी तरफ मित्रता भी अपना रहा था। ये सलाह हुमायूं ने अकबर को दी थी, क्योंकि हुमायूं जान गया था कि हिंदुस्तान पे राज्य करने के लिए हमें राजपूतों के साथ दमन और मित्रता दोनों की नीति अपनाना है। राज्य पर मुगलों के आक्रमण के पीछे न तो प्रादेशिक विस्तार की इच्छा थी, न ही धन प्राप्ति का लोभ था। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये था कि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, ताकि मुगल साम्राज्य कई सालों तक चल सके एवं अपने शत्रु को खतरा उत्पन्न करने से पहले ही उसकी शक्ति को समाप्त करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में आक्रमण करने का, अथवा मित्रता के द्वारा शक्ति का उपयोग कर लेना। अब देखिए अकबर के द्वारा राजस्थान में क्या क्या अभियान चलाए गए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आमेर पे चलाया उसने, आमेर जो कि जयपुर में था। सन 1562 में अकबर ने आमेर के राजा ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता उनकी स्वीकार करने वाला कछवाहा शासक भारमल राजस्थान का पहला राजपूत शासक था। सन 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से पहला कछवाहा शासक भारमेल आमेर का राजा ने राजस्थान का पहला ऐसा राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह भी अकबर से कर दिया था। अगला है मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह के जागीरदार जयमल के अधिकार में था। मेड़ता पर मुगलों ने 1562 में मुगल अधिकारी सुफरुद्दीन ने आक्रमण किया। सन 1562 में ही उसने मेड़ता पे अधिकार कर लिया। अगला अभियान उसने राजस्थान में मेवाड़ में चलाया। मेवाड़ गुजरात और उत्तर भारत की सीमा पर स्थित था और गुजरात जीतने के लिए मेवाड़ को जीतना भी जरूरी था। इसीलिए अकबर ने 1567 में यानी 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा राणा उदय सिंह किले से निकल गए और सुरक्षा का भार उसने जयमाल और फतेह सिंह फत्ता के ऊपर आ गया। लगभग 4 महीने तक मुगल किले को घेरे रहे, लेकिन उन्होंने जयमाल और फतेह सिंह ने आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। किले की मरम्मत कराते समय अकबर ने अपने बंदूक से निशाना लगाते हुए जयमाल को मार दिया। तब फतेह सिंह और उसकी मां और पत्नी ने मुगलों पर आक्रमण किया और लड़ते हुए मारे गए। बाद में अकबर ने जयमाल और फतेह सिंह की वीरता से प्रभावित होकर आगरे के किले के द्वार पर इन दोनों की हाथी पर बैठी मूर्तियां भी बनवाई थीं। अकबर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था जयमल और फतेह सिंह से कि उसने आगरे के किले के द्वार पर इन दोनों की हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां बनवाई थीं। सन 1569 में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के राजाओं ने भी मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में केवल मेवाड़ ही स्वतंत्र था, जिसने अकबर के आधिपत्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी?
1570 तक मेवाड़ के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 1568 में मेवाड़ को अधीन करने के लिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी जब चित्तौड़ का राजा उदय सिंह बाहर नहीं निकला तो अकबर ने कत्ले आम का आदेश दे दिया। यानी अकबर 4 महीने तक उसके किले को घेरे रहा, लेकिन जब राजा उदय सिंह बाहर नहीं निकले तो अकबर ने राज्य में कत्ले आम का आदेश दे दिया, जिसमें 30,000 से भी अधिक लोग मारे गए। किले में उसने रसद की कमी हो गई। राजा उदय सिंह किले की सुरक्षा जयमाल और फत्ता के हाथों सौंपकर एक गुप्त रास्ते से परवार के पास वाली पहाड़ी में चले गए, परंतु उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्हीं उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा प्रताप गद्दी पर बैठा, जिन्हें महाराणा प्रताप कहते हैं, और 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने कई दूत मंडली महाराणा प्रताप के दरबार में भेजी। अकबर का स्पष्ट आदेश था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, परंतु महाराणा ने दूतों के साथ स्पष्ट रूप से अवमानना संदेश भेजा। अब अकबर के पास शक्ति प्रयोग के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कुछ दूत मंडली भेजी, जिनमें जलाल खा कुर्ची, राजा मान सिंह, राजा भगवान सिंह के जो पुत्र थे राजा मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इन सबको उसने अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप ने भी भगवान दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, परंतु अकबर ने महाराणा को सशरीर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी और इस कारण ये वार्ता विफल रही। हालांकि महाराणा प्रताप ने भगवान दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में आगरा भेजा था, परंतु अकबर ने महाराणा प्रताप को सशरीर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी, जिसके कारण ये वार्ता विफल हो गई और इस प्रकार 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे राजा मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के साथ थे हकीम खां सूर की अफगान सेना हल्दी घाटी नामक स्थान पर आमने सामने हुई। महाराणा एवं अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। युद्ध अनिर्णित रहा, युद्ध से कोई निर्णय ही नहीं निकला। महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप बचकर पहाड़ियों में चले गए। क्या परिणाम हुआ हल्दी घाटी का? युद्ध तो अनिर्णय रहे, कोई मतलब ही नहीं निकला। राणा प्रताप जंगलों में चले गए, परंतु उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर अजमेर लौट आया। मुगलों ने गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राणा ने कुछ समय बाद चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया एवं गोरिल्ला पद्धति से मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और अपनी मृत्यु से पहले राणा ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर पुनः कब्जा कर लिया था, लेकिन जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अकबर ने राजस्थान पे अपना अधिकार कर लिया तो फिर उसने गुजरात के लिए अपना अभियान चलाया, क्योंकि अकबर अब गुजरात पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। सन 1572 के अंत में अकबर गुजरात पहुंचा। सबसे पहले उसने अहमदाबाद पे कब्जा किया, फिर दक्षिण गुजरात एवं सूरत पे कब्जा किया और गुजरात का जो शासक अहमद खां था वो हार गया। अकबर ने गुजरात में खान ए आजम अजीज कोका को अपना सूबेदार नियुक्त किया। जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया तो वहाँ का सूबेदार उसने किसको बनाया? खान ए आजम अजीज को।
1573 में मिर्जाओं ने वहां विद्रोह कर दिया तो अकबर ने अत्यंत तीव्र अभियान करके 9 दिनों में आगरा से गुजरात पहुंच गया एवं उसने विद्रोहों का दमन कर दिया। टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, टोडरमल के द्वारा गुजरात में प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। इस गुजरात विजय के उपरांत अब्दुल रहीम खान खाना को उपाधि दी गई। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। जब अकबर ने दिल्ली से लेकर आगरा, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड सभी जगह पे अधिकार कर लिया तो फिर उसने बंगाल की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि अकबर बंगाल पे भी अपना शासन करना चाहता था। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद बंगाल स्वतंत्र हो चुका था और सत्ता की बागडोर सुलेमान कुरानी के हाथ में थी। अब अकबर ने पूर्वी अभियान का लक्ष्य बनाया और सबसे पहले उसको बिहार को फतह करना था, परंतु कार्रवाई का तत्कालिक कारण दाऊद खां द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा थी। दाऊद खां को हराकर अकबर ने मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार बनाया एवं मुनीम खां की मृत्यु के बाद हुसैन कुली ए खान ए जहां को बंगाल का नया सूबेदार बनाया। अन्य अभियान भी चलाए अकबर ने। 1585 में उसने काबुल भेजा। अफगानिस्तान के शासक मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद अकबर ने राजा मान सिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा और महाराजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर भी जीतने का निर्णय लिया। वहां के शासक कश्मीर के राजा यकूब खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु सशरीर अकबर के सामने उपस्थित होकर समर्पण करने से उसने मना कर दिया। वास्तविक रूप से कश्मीर पर अधिकार अकबर ने 1587 ईस्वी में कासम खां द्वारा कश्मीर शासक याकूब खां को हराने के बाद प्राप्त की। कश्मीर पर अधिकार करने के बाद मुगलों का पूरे सिंध, लद्दाख, बालूचिस्तान पर भी अधिकार हो गया। अकबर को 1595 में कंधार उपहार स्वरूप मिला था, गिफ्ट में मिला था, क्योंकि कंधार के किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध फारस से खराब चल रहे थे को मुगल साम्राज्य में उन्हें अपना शामिल करना था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हुए तो फारस वाले हमारा कंधार ले लेंगे। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से वो मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए। अकबर ने अपना आखिरी अभियान असीरगढ़ को जीतने के लिए चलाया। ये अकबर की आखिरी लड़ाई थी और यह अकबर की अंतिम विजय भी थी। असीरगढ़ का किला, यहाँ का पराजित शासक था वीर बहादुर। कौन था? वीर बहादुर। 1601 ईस्वी में अकबर ने इस किले को घेरा और कई महीनों तक असीरगढ़ के किले को घेरे रहा। बाद में अकबर ने किलेदार को रिश्वत देकर दरवाज़ा खुलवाया और विजय हासिल की। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खुलवाया था। अब हम बात करते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे? सबसे पहले बीरबल। बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ था, जिनका बचपन का नाम महेश दास था। आमेर के राजा भारमाल के पुत्र भगवान दास इन्हें अकबर के पास ले गए थे। अकबर ने इन्हें कविराज, राजा की उपाधि तथा 2000 का मनसबेदार प्रदान किए थे। ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। बीरबल दीन इलाही, जो कि अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था, उसको स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल थे। इनकी मृत्यु यूसुफ जई कबीले के साथ होने वाले संघर्ष में हुई थी। अकबर के अगले नवरत्न थे अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित भी थे। इनकी हत्या शहजादा सलीम ने करवाई थी। अबुल फजल की। तानसेन
अबुल फजल की जो हत्या है वो शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि बुंदेलखंड के शासक जो थे उन्होंने अबुल फजल की हत्या करने में बहुत ज़्यादा इनकी मदद की थी, ओरछा के जो उस समय राजा थे, और इसीलिए जहांगीर ने ओरछा में जहांगीर किले का भी निर्माण करवाया था। अगले जो अकबर के नवरत्न में थे वो थे तानसेन। ये ग्वालियर के रहने थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। क्या दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म बाद में ग्रहण कर लिया था। अगले नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खान के पुत्र थे। इनका पालन पोषण स्वयं अकबर ने किया था। इन्होंने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। अगले नवरत्न थे राजा मानसिंह। ये आमेर के राजा भारमाल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। भारमूल के पुत्र यानी नाती थे तथा भगवान दास के पुत्र थे। अकबर का मेवाड़ यानी हल्दीघाटी, काबुल, बंगाल और बिहार के अभियानों में महाराजा मानसिंह की ही मुख्य भूमिका रही। अगले नवरत्न थे टोडरमल। इनका जन्म अवध के सीतापुर जिले में हुआ था। अकबर से पहले शेरशाह सूरी के यहाँ टोडरमल नौकरी करते थे। टोडरमल के यहाँ करते थे शेरशाह सूरी के यहाँ। अकबर के शासन में इन्होंने देहशाला यानी भूमि सुधार की व्यवस्था दी थी। इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। अगले नवरत्न थे जिनका नाम था फैजी। फैजी अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पे आसीन किया था। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। अगले नवरत्न थे हकीम हुमैम। ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे। अगले थे मुल्ला दो प्याज। ये अकबर अरब के रहने वाले थे। अपनी बुद्धिमानी एवं वाक्य पटुता के कारण इन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में समझते हैं। 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। 63 में तीर्थ यात्रा पे लगने वाला टैक्स समाप्त किया। 1564 में हिंदुओं पे जजिया कर समाप्त किया। 1567 में मनसबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के कारण। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था। 1575 में इन्होंने इबादत खाने के निर्माण करवाया। 1569 में इन्होंने महजर की घोषणा की थी। 1580 में इन्होंने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या इनकी 15 हो गई थी। 1582 में अकबर ने दहशाला प्रणाली लागू की एवं दीन इलाही धर्म की घोषणा की। 1583 ईस्वी में इसने इलाही संवत की स्थापना की। अकबर की अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई, मतलब कट्टरवाद नहीं अपनाया। अकबर ने धार्मिक विचारों पर अब्दुल लतीफ़ की विचारधारा का प्रभाव था। अकबर ने इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए इबादत खां का निर्माण किया। उलेमाओं से धार्मिक विषयों पर मतभेद समाप्त करने के लिए महजर घोषणा पत्र जारी करवाए। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। ये क्या होती है? सुलह कुल का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व देना, आदर करना एवं धार्मिक सहिष्णुता देना। सूफी संतों ने भी सुलह कुल की नीति पे जोर दिया था। ये इससे क्या होती है? धार्मिक कट्टरता कम होती है। अगला है अकबर ने इबादत खाने के निर्माण करवाया। धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता के कारण 1575 ईस्वी में इबादत खाने को बनवाया और सभी धर्मों के विद्वानों को वहां आने का निमंत्रण दिया। इबादत खाने में जो आमंत्रित धर्माचार्य थे हिंदू में देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म में आते थे हरि विजय सूरी जिनका अकबर बहुत सम्मान किया करते थे, जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद,
पारसी से आते थे दस्तूर, मेहर जी, राणा जी। ईसाई धर्म से आते थे एक्वा बीबा और मोंसेरात। अकबर ने 1569 में मजहर घोषणा पत्र जारी किया। ये क्या होता है समझते हैं। मजहर घोषणा पत्र वह दस्तावेज था जो धार्मिक मामलों में अकबर को अंतिम व्याख्या कर घोषित करता था। इस पत्र से अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। इस दस्तावेज को लाने का उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम एवं राजत्व की गरिमा को बढ़ाना था। इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने एक नया धर्म चालू करवाया जिसका नाम तौहीद इलाही या दीन इलाही था। पृष्ठभूमि कब बनी। सरकार की बागडोर संभालती अकबर धार्मिक मामलों में उदार रहा। 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं से वसूले जाने वाला तीर्थ कर समाप्त कर दिया। अकबर ने राजकाज में उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया, परंतु व्यक्तिगत आचरण में वह रूढ़िवादी मुसलमान था। धार्मिक मामलों में अकबर बचपन से ही जिज्ञासु था। अपनी इसी जिज्ञासा कारण अकबर ने इबादत खाना खोला एवं सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। आरंभ में इबादत खाने में केवल मुसलमान भाग ले सकते थे एवं चर्चा के दिन बृहस्पतिवार निश्चित था। 1578 ईस्वी बाद अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ईसाई सभी के लिए खोल दिए। परंतु इबादत खाने का जो उद्देश्य था वो था सत्य का पता लगाना के स्थान पर अपने धर्म, पहले तो यही था लेकिन बाद में सत्य का पता लगाने के स्थान पर लोग अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। अतः अकबर ने 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया। इबादत खानों की बहसों को निरर्थक नहीं कहा जाता क्योंकि उसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला, बहसों से अकबर को विश्वास हो गया कि सभी धर्मों में सत्य के तत्व हैं। ये सभी मनुष्य एक ही परम यथार्थ तक ले जाते। इन विचारों से अकबर के मन में सुलह एक कुल की अवधारणा का अंकुर फूटा एवं दीन इलाही के धर्म का आधार बना। इन बहसों से दरबारी उलेमाओं के विचारों की संकीर्णता, धर्मांधता अकबर के सामने आ गई और ऐसे लोगों के साथ अकबर का संबंध विच्छेद हुआ तथा मजहर नीति का आरंभ भी इन्हीं बहसों का परिणाम था। इस प्रकार इबादत खाने की बहसों से एक नए उदार एवं सहिष्णु राज्य के उदय में दीन इलाही धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया। कई वर्षों इबादत खाने की चर्चाओं को सुनने एवं विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के प्रतिफल के रूप में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई। दीन इलाही अकबर धार्मिक सहिष्णुता और उदार लोकेश्वरवाद का प्रतीक था, जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को उन्होंने समावेशित किया। उसने क्या किया कि दीन इलाही धर्म में जितने भी सभी धर्मों के सभी सत्य पॉइंटों को लिया और मिलाकर एक नए धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म का परिवर्तन करना था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सकें। यह एकेश्वरवाद पर आधारित सहिष्णुता का संदेशवाहक था। दीन इलाही धर्म जबरन में धर्मांतरण का कोई स्थानांतरण नहीं था, मतलब कोई भी इसे जबरदस्ती अपनाने के लिए उसने बाध्य नहीं किया। दीन इलाही के क्या सिद्धांत थे। सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना। यह धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। दानशीलता थी। सांसारिक इच्छा का परित्याग था। शाकाहारी, शिकारियों एवं मछुआरों के साथ भोजन न करना। विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत कर। अल्पायु, बांझ एवं गर्भवती स्थिति से शारीरिक संबंध न बनाना। चाहर गाना ए इखलास। ये दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने पर 4 चरण थे। जमीन, संपत्ति, सम्मान एवं धर्म। बिसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमान का नहीं। ये बिसेंट स्मिथ मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में हुमायूं तथा शेरशाह एवं अकबर का पूरा टाइम पीरियड के बारे में बताया, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।